उत्तर प्रदेश के कासगंज में सिपाही की हत्या के बाद पुलिस की नींद टूटी है। जी हां, कातिलों की तलाश में पुलिस की कई टीमें अब जुट गई हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि दोषी नहीं बचेंगे, ऐसा दुस्साहस करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कासगंज मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आरोपियों की तलाश में अब पुलिस का पूरा महकमा उत्तर प्रदेश पुलिस का वो लग चुका है। मुख्य आरोपी हालांकि अब भी फरार है, लेकिन उसकी तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें जुट चुकी है। आपको हम बता दें कि मुख्य आरोपी का भाई मारा गया है पुलिस के मुठभेड़ में, लेकिन अब भी कई आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। और ये जो साथ ही साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुआ था, और यही वो जगह है जहां पर कच्ची शराब के अवैध कारोबार का गोरख धंधा चलता था। एक घटना जो हुई है जिसमें हमारे एक जांबाज साथी की जान गई है और एक हमारे सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो पकड़ने गए थे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के केसेस थे, एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे, और उस पर इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पर करना न केवल चिंता का कारण है पर गंभीर बात है, और हमने उसको उसी गंभीरता से लिया भी है। और आपको हम ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आपको हम बता दें, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं उस सिपाही की तस्वीर जिसकी जान चली गई, इन अपराधियों ने जिसकी जान ले ली, और उस दारोगा की तस्वीर दिखा रहे हैं जो बुरी तरह से घायल है। और न सिर्फ ये घायल है, आपको बता दें कि सिपाही और दारोगा के शरीर पर ऐसे निशान मिले हैं जिससे लगता है कि अपराधियों ने भाले नुमा चीज से इन पर हमला किया हो। बुरी तरह से इन्हें पकड़कर पीटा गया, मारा गया, उसकी आपको हम बता दें पुष्टि भी हो चुकी है। और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा उस जगह पर पहुंचे जहां पर सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या की गई, उस इलाके में जहां पर कच्ची शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। ये जगह है कासगंज का नंगला धीमर गांव, और यहां से चंद कदमों की दूरी पर नदी है। नदी पार करते ही दूसरा शहर एटा आ जाता है। अब यहां पर वो पूरी फैक्ट्री यहीं पर चल रही थी। यहां पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये तमाम जो चीजें आप देख रही हैं, यही वो जगह थी जहां पर कच्ची अवैध शराब बनाने का काम मोती और उसके तमाम साथी करते थे। ये देखिए, ये जो तमाम चीजें आप देख रही हैं, ये वो भट्टियां हैं, ये वो शराब बना जो कच्ची शराब बनाई जाती थी, उसके ये तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है, तमाम सबूत यहाँ पर मौजूद है। और जानकारी है कि यहीं पर पहुंचे थे देवेंद्र के साथ अशोक। आप देखिए, पूरा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर देखिए पहुंच रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहीं पर जब पहुंचे थे तो यहीं पर उनकी लड़ाई, सबसे पहले यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद बंधक बना लिया था, ऐसा कहना है मोती और उसके साथियों ने, क्योंकि करीब 8 से 10 लोग मोती के गैंग में है, ऐसी जानकारी आ रही है। बंधक बना लिया था, और बंधक बनाने के बाद मारपीट करके देवेंद्र को यहाँ पे कुछ दूरी पर, सामने जहाँ पे ये खेत आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक पेड़ आपको नजर आ रहा है, उससे थोड़े आगे पर देवेंद्र को, जबकि तकरीबन आधा किलोमीटर दूर दूसरे जो सिपाही थे उनको फेंका गया। और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा सीधे हमारे साथ जोड़ रहे हैं उसी गांव से जहां पर यह पूरी घटना हुई है। हिमांशु, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अभी क्या अपडेट है, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस का पूरा अमला तलाशने की कोशिश कर रहा है मोतीलाल और उसके साथियों की। अभी भी देखिए, हम गांव के एकदम पास हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा में मौजूद हैं। इसी तरीके से 24 घंटे यहाँ पर, जब से ये वारदात हुई थी 6 बजे के आसपास मंगलवार को पुलिस को जानकारी मिली थी कि उनके सब इंस्पेक्टर और सिपाही पे हमला हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी, तलाश की गई पहले दोनों लोगों की, दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और उसके बाद अशोक ने जो जानकारी दी थी उसके आधार पर जांच आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद बुधवार के तड़के 5:30 बजे के आसपास वो जगह जहाँ सामने आप देख सकते हैं, पुलिस ने उसको पूरे एरिया को घेर रखा है, कवर करके रखा हुआ है। वहां पर मोती जो मुख्य आरोपी है, उसका एक भाई अपने साथियों के साथ, 5-6 लोग उसके साथ थे। एडीजी जो मौके पहुंचे थे उनका बताना था कि 5-6 साथ में थे, लेकिन अंधेरा था, गोलीबारी हुई और भाग निकले बाकी, लेकिन जो मोती का भाई था उसे गोली लग गई थी और वो यहीं पर ढेर हो गया था। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि मोती को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि 3 बजे के आसपास जो जानकारी है, देवेंद्र
जो उनका पूरा ये इलाका है और उनके सिपाही जो थे वो दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद वहीं पर उन्हें बंधक बना लिया गया था। मारपीट की गई, बल्लम का भी इस्तेमाल किया गया। एडीजी ने बल्लम शब्द का इस्तेमाल किया, बल्लम से मारा गया है उनको, लाठी डंडों से मारपीट की गई और उसके बाद देवेंद्र को पास में फेंका, अशोक को पास में फेंका और देवेंद्र को तकरीबन आधे किलोमीटर दूर ले जाकर के उन्होंने फेंका था। तो उसके बाद 6 बजे के आसपास जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं इस बीच में जो वक्त था कहीं मोती ने अपने साथियों के साथ कहीं जाकर छिप तो नहीं गया। इसी वजह से लगातार जो पूरा इलाका है उसमें छानबीन की जा रही है। लखनऊ से एसटीएफ की टीम आ गई है, आसपास जिलों की टीम यहां पर मौजूद है। तमाम पुलिस के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बिल्कुल हिमांशु, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है आपको क्या लगता है, क्योंकि अक्सर ये जो माफिया हैं इनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है, किस तरह की मोती की उस इलाके में धमक थी, किन किन से जान पहचान या किस वजह से आखिर वो इतना बड़ा इसने जो अपना गोरख धंधा कच्ची शराब का चला रखा था, किसके बल पर? देखिए, जब हम पहुंचे थे यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास है वो जगह जहां पर कच्ची शराब की फैक्ट्री, जहां पर वो भट्टियां लगी हुई थी, जहां पर हम चल के गए थे वो जगह है। और जब हम वहां पर पहुंच रहे थे बीच में कई ऐसे निशान मिले जहां पर देख के आसानी से समझा जा सकता था कि यहाँ पर पहले शराब की भट्टियां चल चुकी है। तो इसलिए ये इस इलाके में नई बात नहीं है, शराब की भट्टियां होना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही लोगों को पता है और चला करती हैं। और मोती इन सबका गैंग लीडर था। 11 मुकदमे मोती के खिलाफ हैं, हिस्ट्री शीट उसका खुल चुका है। मोती के भाई जिसका एनकाउंटर कर दिया गया उसके ऊपर भी 4 मुकदमे दर्ज थे। और यही नहीं, पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली है कि पहले भी मोती ने एक बार पुलिस पार्टी पर हमला किया था, तो उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। वो कितना खतरनाक हो सकता है ये बिल्कुल साफ थे। तो इसीलिए पुलिस अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या जानकारी मिली थी, एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन थी जिसके बाद पहुंचे अशोक अपने सिपाही देवेंद्र के साथ उस जगह पर। ये कोशिश की जा रही है, लेकिन देवेंद्र की तो मौत हो चुकी है, अशोक अभी घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं। उनसे अभी पुलिस को पूरा सर्कमस्टेंसेस है वो समझना है, इसीलिए पुलिस इंतजार कर रही है और साथ ही साथ तलाशने की कोशिश कर रही है। तो इस इलाके में शराब, अवैध शराब, कच्ची शराब का धंधा काफी समय से चलता आ रहा है और अब पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। देखना है कि मोती और उसके साथी कब तक पुलिस से बच के भाग पाते हैं। बिल्कुल हिमांशु आप बने रहे, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी कासगंज में है। एडीजी विजय आनंद ने भी क्राइम सीन पर पहुंचकर जायजा लिया है। उस वक्त आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने उनसे बात की। अब तक क्या जानकारी निकल पाई है? तो देखिए, जितना हमारे उप निरीक्षक महोदय ने बताया, होश में आने के बाद अभी भी उनका इलाज जारी है और उनकी स्थिति अभी गंभीर है। जी। अलीगढ़ में उनकी इलाज चल रहा है और उन्होंने जो अब तक बताया और जो हम लोगों ने अभी तक जानकारी प्राप्त की कि वो अपने दिनचर्या गश्त में निकले थे, उनका ये हल्का था और जो हमारा ये शहीद सिपाही है उसका देवेंद्र काबू वो बीट कांस्टेबल था। और अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर पहुंची हैं, जहां वो किसानों की पंचायत में शामिल होंगी। अब से कुछ देर पहले सहारनपुर पहुंचने के बाद प्रियंका ने शाकुंभरी देवी मंदिर जाकर पहले दर्शन किए। इस बीच आपको बता दें कि इस बात को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कांग्रेस पर और ये कह रही है कि कांग्रेस किसानों पर राजनीति ना करे, किसानों को ना भड़काए। इधर प्रियंका गांधी जो है वो पहुंच चुकी है सहारनपुर, जहां पर शाकुंभरा देवी का एक मंदिर है, लोगों की आस्था है उस इलाके के लोगों की, इसीलिए सबसे पहले वहां पर पहुंची और उसके बाद यहां एक महापंचायत होने वाली है जिसमें प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे। लेकिन इस पूरे इलाके में आपको बता दें एहतियाती सरकार की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से धारा 144 भी लगा दी गई है, यानी कि कोई भी रैली या पंचायत यहां पर नहीं हो सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है आगे। तो पहले मंदिर में दर्शन और उसके बाद किसानों के बीच जाने की तैयारी। लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ही है जो कि बार बार किसानों को भड़का रही है, लेकिन उसके उलट कांग्रेस का ये कहना है कि दरअसल सरकार डर गई है, किसानों के आक्रोश से सरकार डरी हुई है और इसलिए सरकार को समझना होगा।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आज तक से खास बातचीत में अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के आज की पंचायत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग, कल रवनीत सिंह बिट्टू राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी लोकसभा में, उन्होंने कहा कि मंडियों को समाप्त करने की बात कही गई है किसानों से संबंधित कानून में। देखिए, कांग्रेस की पोल कल खुल गई। किस तरह से इन नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने और वापी विपक्ष के दलों ने देश के किसानों को गुमराह और भ्रमित करने का काम किया है। जब हमने पूछा कि आप कह रहे हो कि मंडियां बंद हो जाएंगी, तो कोई एक क्लॉज तो बताइए जहां पर लिखा हो कि मंडी बंद होगी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने ये भी कहा कि एमएसपी खरीद, जब दूसरे कांग्रेस के सांसद बोले कि एमएसपी की खरीद मोदी सरकार के समय कांग्रेस के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज्यादा हुई। 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमने खर्च किया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम लोग 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, वो किसानों के हित में है। एक भी कांग्रेस का सांसद या विपक्षी दल का कोई सांसद ये नहीं बता पाया कि किस तरह से, किस क्लॉज में कानून के लिखा है कि इससे मंडी समाप्त होगी या एमएसपी समाप्त होगा, और उनका झूठ पकड़ा गया। अब ये देश के सामने बात आती है कि कांग्रेस किस तरह से किसानों को गुमराह कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, और झूठ की फैक्ट्री कोई है तो कांग्रेस पार्टी के नेता है। और ऐन चुनाव से पहले फिर एक महामंच पर होगी बंगाल की कला संस्कृति और विरासत से लेकर आर्थिक तरक्की तक पर गहरी चर्चा। जी हां, ये मंच होगा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट का ये सिलसिला 2017 में शुरू हुआ था और इस बार इसका चौथा आयोजन 11 और 12 फरवरी को हो रहा है। क्या कुछ होगा इस बार के कॉन्क्लेव में, कौन सी दिग्गज हस्तियां बंगाल पर बात करती दिखेंगी, इसकी एक झलक देखिए। कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़ कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। बीजेपी होच्छे सकाले उठिए आमी दांगा करे चली, मने मने साराक्षण मिथ्ये कथा बोली। ये योजनाओं का दाम बदल करने से ममता जी आप बंगाल की जनता को आगे नहीं गिर सकती है। आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए क्यों आंदोलन नहीं की, क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? बंगाल में होने वाला है 2021 का सबसे बड़ा चुनाव। ममता के खिलाफ सियासी संग्राम का बीजेपी ने कर दिया है शंखनाद। बंगाल में चुनावी टक्कर से पहले विचारों के महामंच के आयोजन का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। लिहाजा चुनाव से ठीक पहले सज रहा है इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव ईस्ट का महामंच। ममता बनर्जी और अमित शाह की मौजूदगी से महामंच पर जमेगा सियासी रंग। नोट कर लीजिए, तारीख है 11 और 12 फरवरी और जगह कोलकाता। कॉन्क्लेव में जब पूरब के हर पहलू पर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप समझ पाएंगे कि क्या अमित शाह बंगाल में ला पाएंगे परिवर्तन। और क्या ममता दीदी अपना किला बचा पाएंगी। और नॉर्थ ईस्ट में केसरिया उभार के कर्णधार बने हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के नजरिए से बताएंगे नागरिकता कानून की अहमियत। कॉन्क्लेव ईस्ट में और भी दिग्गजों का जमावड़ा होगा। फायर ब्रांड महुआ मित्रा, युवा तुर्क बाबुल सुप्रियो, ममता सरकार की खबर लेने वाले गवर्नर जगदीप धनखड़, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह, सांसद और देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, सियासत के धुरंधर डेरेक ओ ब्रायन, सुनहरे पर्दे से सियासत तक का सफर करने वाली नुसरत जहां, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और कॉरपोरेट दिग्गज संजीव गोयनका भी पूरब के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य पर बात करते दिखेंगे। ममता जी का ऑब्लिगेशन है। डिजिटल प्राइवेसी के मिथ पर
बेबाकी से राय रखते दिखेंगे फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन। विचारों के बीच सुरों की सरिता भी बहेगी। इसके लिए मंच पर होंगे पापोन और देशी पॉप दीवा उषा उत्थुप और सब्यसाची चक्रवर्ती, प्रसन्नजीत चैटर्जी और तोता राय चौधरी जैसी बंगाली सिनेमा की दिग्गज हस्तियों से भी आप रूबरू हो पाएंगे। तो तैयार हो जाइए पूरब पर बातचीत से लेकर बहस तक के शानदार आयोजन के लिए। आज तक ब्यूरो।